बयानबाजियां हैं वो लगती है कि मानो चिराग को चने के झाड़ पर चढ़ा रही हो। आप अगर गौर करेंगे तो 2020 की सितंबर अक्टूबर महीने में चिराग पासवान के पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हुआ था और तकरीबन 40 दिन के भीतर ही पार्टी में बड़ी टूट पड़ गई थी। 6 सांसद उस वक्त पार्टी के थे, उनमें से एक चिराग पासवान भी थे और चाचा पशुपति पारस ने जो बगावत की थी अपने साथ 4 सपा की वजह से जीत करके आए थे, एनडीए की वजह से जीत करके आए थे, न कि पार्टी का अपना कोई जनाधार है। और अभी अगर लोक जनशक्ति पार्टी, चाहे वो कोई भी गुट हो, चाहे वो पशुपति पारस का गुट हो या चिराग पासवान का गुट हो, अगर वो लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ते हैं तो एक भी सीट नहीं जीत। बिहार की सियासत में लगातार लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान चर्चा का विषय बने हुए हैं। जिस तरह से चिराग पासवान बिहार के ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर एक बड़ी चुनौती देते हुए नजर आएंगे या नहीं? सवाल इस वजह से उठ रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान को अब बिहार का भविष्य कहा जा रहा है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से। क्या वाकई में अब बिहार का भविष्य चिराग पासवान ही होंगे या फिर नहीं? दरअसल ऐसा इस वजह से कहा जा रहा है कि हाल ही में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। जी हाँ, गया से जिस तरह से जीतन राम मांझी की पार्टी अब चुनावी दांवपेच खेलती हुई नजर आ रही है, ऐसे में चिराग पासवान यहां पर साफ तौर पर समर्थन देते हुए नजर आए हैं जीतन राम मांझी की पार्टी को। ऐसे में देखा गया है कि चिराग पासवान ने न सिर्फ खुलकर अपनी बात रखी है, उनका साफ तौर पर कहना रहा है कि जीतन राम मांझी के साथ वह हैं। एनडीए में 5 सीटें चिराग पासवान की पार्टी को दी गई हैं और ऐसे में देखा जा रहा है, उम्मीदें ये तक लगाई जा रही है कि चिराग पासवान को आने वाले दिनों में एनडीए खेमे में और भी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी। कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को आगे किया जा सकता है। तो जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आपको ये सुना देते हैं, देखिए जरा। बिहार का भविष्य चिराग साहब है। केंद्र में जाकर के हम लोग परिस्थितियां बनाएंगे कि बिहार का अगला भविष्य चिराग साहब है। सब लोग जातीय उन्माद में न आकर के कि हमारा फलना जात है, फलना जात है, नहीं। हम लोग सब एक होकर के बिहार को और हम लोग का भविष्य को देख करके 19 तारीख को। मांझी ने साफ तौर पर यहाँ पर कहा है कि चिराग साहब जो हैं वह बिहार का भविष्य होंगे, यानी कि कहीं ना कहीं सीएम पद की दावेदारी के लिए उन्हें आगे किया जा सकता है। पहला सवाल यहाँ पर अक्षय से लेना चाहेंगे। जिस तरह से जीतन राम मांझी ने एक बड़ा दावा कर दिया है, जीतन राम मांझी खुद भी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बिहार के मुख्यमंत्री रहे जीतन राम मांझी को एक बड़ा प्रस्ताव अक्षय जिस तरीके से राजद की तरफ से भी मिला, महागठबंधन की तरफ से भी मिला कि आप अगर हमारे साथ आएंगे तो हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। और आज वही मांझी कह रहे हैं चिराग पासवान के लिए कि चिराग साहब बिहार का भविष्य हैं, वह बिहार के मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बनते हुए देखे जा सकते हैं। क्या वाकई में चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अब एनडीए ने एक बड़ी चाल चली है कि अभी 5 लोकसभा सीटें दी गई हैं और 2025 में विधानसभा चुनाव है, जिससे कि उन्हें आगे किया जा सके? देखिए, मुझे लगता है यहाँ पर कि जिस तरीके से चिराग पासवान को सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने पशुपति पारस से बढ़कर प्राथमिकता देते हुए 5 सीटें सौंपी, उसके बाद अब आप यहाँ पर गौर करेंगे तो खुद जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कहा कि बिहार का भविष्य चिराग साहब हैं। साथ ही बीजेपी में लेकर कहा जाता है, खुद प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कहा जाता है कि वो चिराग को काफ़ी तवज्जो देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो तमाम बयानबाजियाँ हैं वो लगती है कि मानो चिराग को चने के झाड़ पर चढ़ा रही हो। आप अगर गौर करेंगे तो 2020 की सितंबर अक्टूबर महीने में चिराग पासवान के पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हुआ था और तकरीबन 40 दिन के भीतर ही पार्टी में बड़ी टूट पड़ गई थी। 6 सांसद उस वक्त पार्टी के थे, उनमें से एक चिराग पासवान भी थे और चाचा पशुपति पारस ने जो बगावत की थी अपने साथ 4 सांसद और अन्य कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय नेताओं को लेकर के, वो 40 से 50 दिनों के भीतर हो गई थी। उसके बाद अब अगर आप गौर करेंगे तो लगभग 1 हफ्ते पहले फिर उनकी पार्टी में बड़ी टूट पड़ी है, क्योंकि जो 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी, कहीं कि एनडीए गठबंधन ने चिराग पासवान को बिहार में दी है, उन 5 सीटों पर चिराग पासवान ने जब अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया तो उसके कुछ दिनों बाद ही लगभग
22 क्षेत्रीय नेताओं ने पार्टी से पार्टी की सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया, जिसका मुख्य कारण यही निकलकर सामने आया कि वो खुद को उन तमाम सीटों से अपना प्रत्याशी मान करके बैठे थे, या जिन लोगों को प्रत्याशी बनाया गया वो कहीं ना कहीं उनका समर्थन नहीं कर रहे थे। आप गौर करेंगे तो जमुई सीट को लेकर जिस तरीके से चिराग पासवान शुरुआत से ही अड़िग नजर आ रहे थे चाचा पशुपति पारस के साथ, वहां से उन्होंने अपने यहाँ पर जीजा अरुण भारती को चुनावी मैदान में उतारा है। अब अगर आप देखेंगे तो अरुण भारती का भी कोई मजबूत चुनावी यहाँ पर इतिहास नहीं है, कोई चुनावी आधार नहीं है, केवल पहचान रखते हैं कि रामविलास पासवान पूर्व केंद्रीय मंत्री के दामाद हैं, चिराग पासवान के जीजा लगते हैं, राजनीतिक परिवार यहाँ पर एक जुड़ गया है, उसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो चिराग पासवान अगर भविष्य यहाँ बिहार का है तो उससे पहले उन्हें वर्तमान में अपनी पार्टी को यहाँ पकड़ कर रखना होगा। 2020 में पार्टी में टूट पड़ी थी, उसके बाद से लगातार ये सवाल उठता आ रहा था कि चिराग पासवान की पार्टी में क्या आगे टूट नहीं पड़ेगी, कब टूट पड़ जाए कोई गारंटी नहीं थी, और 10 दिनों पहले फिर एक बड़ी टूट की खबर यहां पर सामने है। तो कुल अगर उस टूट पर अगर गौर किया जाए अक्षय, हमने देखा पशुपति पारस को साइडलाइन किया गया, लेकिन कैसे भी करके उन्हें मना भी लिया गया है। लेकिन क्या चिराग पासवान जो अपनी ही पार्टी के दम पर, अपने पिता के नक्शे कदमों पर चलकर, या फिर यूं कहा जाए कि चाचा ने साथ छोड़ दिया लेकिन फिर भी वह बीजेपी के साथ संघर्ष करते रहे। अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ जो उन्होंने संघर्ष किया है ये इसी वजह से उन्हें एक तोहफे के रूप में मिल गया कि 5 सीटें उन्हें मिल चुकी हैं, और अब आने वाले दिनों में बीजेपी की मेहरबानी उन पर इसी वजह से देखने को मिल सकती है। देखिए, बीजेपी की मेहरबानी मुख्यमंत्री के रूप में कतई नहीं होने वाली है, क्योंकि अभी भी बीजेपी के पास विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी है, और इसके अतिरिक्त भी बीजेपी के पास अन्य विकल्प हैं और भविष्य में और अन्य विकल्प होंगे। आप पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से ले लीजिए, जहां शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री की कुर्सी न मिलने की चर्चा थी, तो उसमें कई बीजेपी के पास नाम थे, कई लगभग दर्जन भर नामों की यहाँ सूची थी जो मुख्यमंत्री के लिए प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। लेकिन बीजेपी ने एकदम से मोहन यादव को आगे कर दिया। किसी को कोई भनक नहीं लगी, कोई अंदाजा नहीं था कि कौन मोहन यादव है, कहां से मोहन यादव आया, कुछ नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी अगर एनडीए गठबंधन के तहत भी अगले साल होने वाले राज्य की विधानसभा चुनावों में बहुमत का आंकड़ा पार कर लेती है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, तो कुछ भरोसा नहीं है कि बीजेपी किस नेता को आगे ले आकर के यहां मुख्यमंत्री बना दे। तो चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी केवल इसीलिए आगे कर रही है कि यहां पर चिराग पासवान को आगे करने से पशुपति पारस का राजनीतिक दबदबा कम हो गया है। हालांकि जो 5 सांसद इकलौते जिसमें से खुद पशुपति पारस थे, वो खुद कहीं ना कहीं उस वक्त 2019 में रामविलास पासवान के साथ रहकर भी जीते थे, जो शायद अब की बार वो जीत ना पाते। लेकिन चिराग को 5 सीटें देकर के पशुपति पारस की जो राष्ट्रीय लोजपा है उसका वर्चस्व अब यहां पर खतरे में पड़ गया है बीजेपी के इस दांव से। अब वही चीज है कि चिराग पासवान जिस तरीके से अपनी पार्टी, सबसे पहले उनके सामने लक्ष्य ये है कि पार्टी में फिर से टूट ना पड़े। अब लोकसभा चुनाव से पहले केवल 5 लोकसभा सीटों को लेकर टूट पड़ गई है। अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने 243 सीटों पर, वहां मान लीजिए कि 5 की 25 सीटें विधानसभा की बीजेपी दे देती है। 25 पर वो क्या वहां सभी पर अपने परिवार के उम्मीदवारों को, अपने परिवार के सदस्यों को उम्मीदवार बनाएंगे? तो चिराग पासवान के सामने सबसे बड़ी चुनौती पहले तो अपनी पार्टी में मजबूती से ऐसी पकड़ बनाने की है कि पार्टी में टूट ना पड़े, क्योंकि पार्टी में उनकी कमान संभालने के बाद से 2 बड़ी टूट पड़ चुकी है। और इसके बाद कहीं जाकर दूर एक सवाल खड़ा होगा कि क्या बिहार में मुख्यमंत्री चिराग पासवान बन पाएंगे क्या? वाकई फिलहाल देखा जाए, जैसा कि अक्षय ने यहाँ पर 2 अन्य नाम जो गिनाए हैं जो उप मुख्यमंत्री के पद पर हैं, विजय सिन्हा हैं, सम्राट चौधरी हैं। और सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं उनके रास्ते में एक तरीके से देखा जाए तो रोड़ा बनते हुए नजर आ सकते हैं। जिस तरह से वह उप मुख्यमंत्री बने, तब उनके पिता कहते हैं कि उप मुख्यमंत्री वह बने हैं, 18 से 20 साल की ये तपस्या रही है और तब जाकर वह उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो आने वाले दिनों में वह मुख्यमंत्री के पद पर भी उन्हें देखना चाहते हैं। अगला सवाल यहाँ पर अब्रार से लेना चाहेंगे, क्या वाकई में आने वाले दिनों में सम्राट चौधरी और चिराग पासवान के बीच हम देखते हुए नजर आएंगे, एक सियासी जंग देखने को मिलेगी? एनडीए खेमे में मुख्यमंत्री पद को लेकर एक देखा जाए सियासी जंग छिड़ती हुई नजर आ सकती है पासवान और सम्राट चौधरी के बीच। देखिए, चिराग पासवान की अगर पार्टी की बात करें तो वो पार्टी अब संगठनात्मक तौर पर बची ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के भरोसे वो इस समय चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा के भरोसे ही वो चुनाव जीतने के बारे में सोच सकते हैं। मुझे लगता है कि रामविलास पासवान के निधन के बाद ही पार्टी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी और जो चेहरे उनके पास अब भी है, जो जीते हुए चेहरे हैं, वो 2019 में भाजपा की वजह से जीत करके आए थे, एनडीए की वजह से जीत करके आए थे, न कि पार्टी का अपना कोई जनाधार है। और अभी अगर लोक जनशक्ति पार्टी, चाहे वो कोई भी गुट हो, चाहे वो पशुपति पारस का गुट हो या चिराग पासवान का गुट हो, अगर वो लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ते हैं तो एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि
उन्होंने जो ख़ास तौर से जो लोग उनको वोट करते हैं, जो उनका आप कह सकते हैं कि जो लोक जनशक्ति पार्टी को हमेशा से सपोर्ट करता रहा है या फिर उसी समाज के वोट पर वो पार्टी निर्भर रही है, दुसाध समाज की बात कर रहा हूँ मैं, पासवान समाज की, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं समाज को भी ठगने का काम कर रहे हैं। और चिराग पासवान को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है या जो आपका सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि चिराग पासवान उतने बड़े लीडर हैं बिहार के जो उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री पद को लेकर के अपनी दावेदारी पेश कर पाए, क्योंकि वो तो भाजपा के भरोसे ही राजनीति कर रहे हैं। और अगर वो भाजपा के साथ नहीं जाते तो जाहिर सी बात है कि वो एक भी सीट नहीं जीत पाते। इंडिया गठबंधन से अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो वो एक भी सीट नहीं जीत पाते, और नहीं वो निर्दलीय लड़ते या फिर अकेले अपने बलबूते लड़ते तब भी नहीं जीत पाते। तो ये उनकी राजनीतिक मजबूरी का ही है, क्योंकि पिछली बार 2019 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो उनकी पार्टी को 6 सीटें मिल गई थी, और इस बार भी उसी भरोसे वो आगे बढ़ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर या उनकी लहर में, भाजपा की लहर में आप कह लीजिए कि लोक जनशक्ति पार्टी को कुछ सीटें आ जाए। आप सोचिए कि पशुपति पारस उनसे एक कदम आगे बढ़कर जो है मंत्री पद छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गठबंधन में बने रहते हैं। तो इससे बड़ा राजनीतिक मजबूरी का कोई उदाहरण हो नहीं सकता है। वाकई फिलहाल देखा जाए तो चिराग पासवान की इसे मजबूरी भी कहा जा सकता है। अब आने वाले दिनों में यही देखना होगा कि पासवान क्या वाकई में इन 5 लोकसभा सीटों यानी कि जमुई, हाजीपुर, कौशाम्बी, समस्तीपुर और खगड़िया से जीत हासिल करके दिखा पाएंगे। अगर दिखा देते हैं तो एनडीए में देखा जाए तो 5 लोकसभा सीटें जो पासवान को दी गई हैं उन उम्मीदों पर वह खरा उतरते हुए नजर आएंगे, जिसके बाद ही यही देखना होगा कि पासवान मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए आगे किए जाएंगे या फिर नहीं। देखना होगा कि मांझी का सपोर्ट तो अभी से उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में बाकी के अन्य दिग्गज नेताओं को, जैसे कि सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, नीतीश कुमार को ही ले लीजिए, जिनके साथ उनकी तल्खी देखने को मिली है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये सपोर्ट उन्हें अन्य दिग्गज नेताओं से मिलेगा या नहीं। इस पूरे ही राजनीतिक प्रकरण पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।